सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सेमेस्टर 2 है, बेसिकली उसका आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। सो देखो, इसका जो फर्स्ट यूनिट है हमारा प्रेजेंटेशन स्किल, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 लेंगे, जिसका बेसिकली आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि बेसिकली प्रेजेंटेशन होता है क्या, प्रेजेंटेशन स्किल्स को आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो, कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी मदद से आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हो लोगों के सामने, क्या क्या चीज़ें होती है प्रेजेंटेशन के अंदर, कंटेंट, स्ट्रक्चर, ह्यूमन एलिमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आज की इस लेक्चर के अंदर आप लोग देखने वाले हो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको आखिर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मतलब आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो हमारा सेमेस्टर 2 है इसके अंदर, ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहे कि आपको पेपर में आखिर कितना पढ़ के जाना है। ओके, सो देखो बेसिकली हमारा जो बेसिकली सिलेबस है बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स है। अब बेसिकली ये जो यूनिट्स है, जैसे आप लोग 10th 12th में कैसे इंग्लिश का आपका बुक रहता था जिसके अंदर यूनिट्स रहते थे, जिसके अंदर और फिर 4-5 चैप्टर्स रहते थे, तो वैसे ही ये सिलेबस के अंदर भी आपके कुछ 4 यूनिट्स है, जिसके अंदर कुछ ऐसे मतलब 3-4 चैप्टर्स दिए गए हैं हर एक यूनिट के अंदर। तो उसी प्रकार से है, ठीक है। अगर आप चैप्टर देखोगे टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो देखो टोटल जो चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर वो 11 चैप्टर्स है, ठीक है। एंड यूनिट जो है वो 4 यूनिट्स है। अब देखो बेसिकली आपको कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। देखो, जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बीकॉम एफआई बीकॉम के हैं, उनको जो फर्स्ट यूनिट है यानी प्रेजेंटेशन स्किल जो है, जिसको आज हम लोग लेने वाले हैं, वो यूनिट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला लेक्चर नहीं भी पढ़ते तो कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे मैं आप सिलेबस बता रहा हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो सारी चीज़ें। तो देखो बेसिकली कि जो फर्स्ट यूनिट है प्रेजेंटेशन स्किल, ये बीकॉम में नहीं है, लेकिन जो बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बाकी के जो कोर्सेस है उनके अंदर ये टोटल 4 मतलब यूनिट्स है, और जो बीकॉम के उनके अंदर सिर्फ 3 ही यूनिट्स है, ग्रुप कम्युनिकेशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल, ये 3 ही मतलब आपके अंदर है। तो जो मतलब बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ 10 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, 11 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर एक ही चैप्टर है, ठीक है। और अगर आप बैफ बीएमएस वाले हो तो आपको 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कुछ सिलेबस है। अब देखो बेसिकली हम अपना लेक्चर शुरुआत कर देते हैं कि मतलब लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में समझेंगे, प्रेजेंटेशन होता क्या है, और इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंस भी समझ लेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज की दुनिया में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी है और समझते हैं। सो देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। देखो इंट्रोडक्शन में बताया गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर आप पेपर में नहीं भी लिखते हो इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लिख देते हो तो काफ़ी बेटर रहता है, ठीक है। मतलब जो भी एग्जामिनर रहता है उसको ये लगेगा कि भैया जो स्टूडेंट है उसको कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें बता। तो देखो इंट्रोडक्शन में लिखा क्या हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि देखो आज के टाइम पर अगर आप देखते हो तो कोई भी प्रोफेशनल काम होता है, चाहे आप छोटी भी कंपनी में चले जाओ या फिर कोई भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, तो वहाँ पर एक नॉर्मल सी स्किल रहती है जो हर एक को मतलब चाहिए रहती है, ठीक है। अगर आपको मान लो कंप्यूटर चलाने आता है, कि उसके अंदर आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया या फिर प्रेजेंटेशन हो गया, ऐसे अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स है अगर आपको चलाने आते हैं, तो ऐसे टाइम पर जो रहती है, जो कंपनीज रहती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, वो आपको आराम से मतलब अपनी कंपनी में ले लेते हैं अगर आपको कंप्यूटर चलाने आता है, ठीक है। चाहे वो छोटी भी कंपनी क्यों ना, मतलब देखो आपने देखा भी होगा, आपने कभी कभी फील भी किया होगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो काम ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है क्या 6-7 महीने का, अगर आपके पास है तो आप सर्टिफिकेट दिखा दो, हम आपको काम दे देंगे। तो आज के टाइम पे देखोगे तो कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, ठीक है, किसी भी कंपनी में काम करना है। लेकिन अब क्या हुआ है, देखो अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, ठीक है, छोटी मोटी कंपनीज की हम बात नहीं करें, अगर मान लो आप किसी बड़ी कंपनीज में चले जाते हो, तो कंप्यूटर लिटरेसी के साथ में आपके पास एक और स्किल होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा मस्ट रिक्वायर है। अगर आपके पास वो स्किल नहीं होती है तो हो सकता है आपको कुछ ही सालों बाद कंपनी से निकाल दिया जाए, या फिर आप अपनी मतलब जिस भी आप पोस्ट पे हो वहीं पर रह जाओ, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी पोस्ट से, ठीक है। अब ऐसा कौन सी स्किल है, तो बेसिकली वो स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल। अब प्रेजेंटेशन स्किल में ऐसा क्या है और ये होता क्या है, तो ये समझो। देखो आपने फिल्में देखी होगी, कई बार होता है ना बिजनेसमैन की फिल्म रहती है कोई कोई, तो उसमें आपने देखा होगा मीटिंग्स होती रहती है, ठीक है। मीटिंग्स के अंदर कई बार होता है कुछ लोग रहते हैं, कोई आदमी रहता है जो ऐसे प्रोजेक्टर लगा रहता है, नहीं थिएटर के अंदर जैसे फिल्म दिखाने के लिए प्रोजेक्टर रहता है, पर्दा रहता है, उसके ऊपर प्रोजेक्टर चलाकर फिल्म दिखाते हैं, वैसे ही आपने देखा होगा कि फिल्म के अंदर नहीं रहता, मीटिंग रहता है, उसके अंदर एक आदमी रहता है, वो मतलब वो प्रोजेक्टर उधर चल रहा रहता है और पर्दा लगा रहता है जिसके ऊपर वो लाइट आ रही रहती है और पूरा दिख रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है जिसके ऊपर कई बार चार्ट ग्राफ दिख रहा रहता है, डाटा दिख रहा रहता है कि देखो हमारी पिछले महीने की सेल इतनी हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली उसी को हम बोलते हैं
मतलब प्रेजेंटेशन। अब बेसिकली प्रेजेंटेशन के अंदर हम ये करते हैं कि देखो कोई भी प्रॉब्लम रहती है हमारी कंपनी की, भैया हमारा सेल्स कम हो रहा है, या फिर हमको अपनी सेल्स को बढ़ाना है, या फिर और कोई प्रॉब्लम है, या फिर और कुछ हम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बात की जाती है। जो भी प्रेजेंटर रहता है, मतलब जो मतलब बता रहा रहता है लोगों को, प्रेजेंटेशन दे रहा रहता है, तो वो अपने जो भी आइडियाज़ रहते हैं या फिर अपने पास उसके पास जो भी नॉलेज रहती है वो लोगों को उस प्रेजेंटेशन की मदद से बताता है कि देखो हमने पिछले महीने इतनी सेल्स की थी, लेकिन हमने पिछले महीने थोड़ी कम एडवर्टाइजमेंट की थी, इसकी वजह से हमारा कम सेल हो रहा था, और इस महीने देखो हमने थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट बढ़ाया था तो हमारी ज़्यादा सेल हुई। इसका मतलब क्या है कि अगर हम और एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं तो हमारी और ज़्यादा सेल्स होगी। तो उस टाइप से बेसिकली प्रेजेंटेशन की जाती है। अब अगर मान लो आपकी कंपनी में 2 लोग हैं, ठीक है, एक आप हो और आपका एक साथ वाला आपका दोस्त है, ठीक है। अब आपको प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आती, आपको मतलब कंपनी में मीटिंग के मतलब सबके सामने बोलने में डर लगता है, ठीक है, आपको सही से याद नहीं रहती सारी चीज़ें, आप जाते हो लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए तो आप कपकपाने लगते हो, आपको बोलने आता ही नहीं, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। अब ऐसे टाइम पे आप कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, ठीक है, तो आप चुपचाप से अपना जो काम मिल रहा है आप वही करोगे। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है, आप मान लो आपका दोस्त है, ठीक है, अब आपका दोस्त है उसको हो सकता है प्रेजेंटेशन स्किल आती हो, वो जाता है मीटिंग के अंदर मतलब एकदम पीठ सीधा करके जाता है, उधर सारा भाषण दे के आ जाता है, सबको समझा के आ जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है जो सीनियर्स हो, मतलब कोई बड़ी पोस्ट पे कोई आदमी उधर मान लो मीटिंग के अंदर है, तो आपसे खुश भी हो सकता है प्रेजेंटेशन आपका देख के, और वाह क्या आइडिया दिया है हम लोग को, इसकी वजह से तो हमारा फ़ायदा ही होने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका मतलब पोस्ट बढ़ा दे कि ये रे इसको तो हमने एम्प्लॉय का पोस्ट दिया, इसको मैनेजर का पोस्ट दे दो, या फिर कोई भी एक डिपार्टमेंट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट का इसको हेड बना दो, या फिर वहाँ का मैनेजर बना दो, ठीक है, डायरेक्टर बना दो। तो मतलब वो आपकी मतलब अगर आपके पास ये प्रेजेंटेशन स्किल रहती है, आप लोगों को समझा पाते हो, कोई भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन दे पाते हो, तो ऐसे टाइम पर आप अपनी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो चांसेस रहेंगे आपको कुछ सालों बाद आपको कंपनी से निकाल भी दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी से निकाल ही दिया जाए, हो सकता है कि आप अब जिस भी पोस्ट पे वहीं पे रह जाओ, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंटेशन स्किल जो है आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली एक पर्सन रहता है जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आइडिया रहती है वो लोगों को बताता है, उनके सामने प्रेजेंट करता है कि देखिए ये मेरे पास आइडिया है, हम इस तरह से अपने बिजनेस को करेंगे तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, हमारे अंदर ज़्यादा सेल्स होगी, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर। तो उस टाइम पर जो स्पीकर रहता है, जो भी बोल रहा रहता है, अपना प्रेजेंटेशन दे रहा रहता है, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं, बेसिकली एक टाइप का उसको स्पीकर बोला जा सकता है, कि लोगों को बता रहता है कि भैया हम इस तरह से काम करने वाले हैं फ्यूचर में, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब इसके अंदर होता है क्या, देखो कई बार होता है कि आप प्रेजेंटेशन करते तो हो, लेकिन होता ये है कि आप गलत तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो। यानी क्या कि मान लो आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, अच्छा बताओ अगर ये हो गया तब क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है आपके पास क्वेश्चन का आंसर ना हो, तो आप मान लो अगर आपकी बड़ी पोस्ट है, मान लो आप मैनेजर हो, अब किसी एम्प्लॉय ने किया कि सर अगर हम फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा हो गया तब हम क्या करेंगे, तो उस टाइम पर मान लो आपको आंसर नहीं पता, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपना मुंह बंद करते हैं, इससे कौन पूछ रहा है, तू एम्प्लॉय है मेरे को जवाब दे रहा है। तो ऐसे टाइम पर आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों को पता है, कुछ नहीं पता है, आप अच्छी तरीके से लोगों को बता नहीं पाओगे, उधर लोग कुछ लोग रह रहेंगे सो रहे रहेंगे, कुछ लोग आपके बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे रहेंगे, तो ऐसे टाइम पे आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल होगी वो बेकार है, तभी लोग आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो बेसिकली एक अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल किसको बोला जाता है, बेसिकली अगर मान लो आप किसी को कुछ बता रहे हो, ठीक है, समझा रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि देखो हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, और ऐसे टाइम पे सामने वाला अगर आपकी बातों के ऊपर मतलब कह सकते हो कि ध्यान दे रहा है कि हाँ क्या क्या चीज़ें बोल रहा है, अच्छा हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, मान लो किसी ने सवाल पूछ दिया, अच्छा बताओ ये हो गया तब क्या करेंगे, आपने बोल दिया कि देखो ये हो गया तब हम ये करेंगे, तो ऐसे टाइम पर लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे, इंगेज रहेंगे, आपकी सारी चीज़ों को समझेंगे और खुद भी नॉलेज लेते रहेंगे। तो ऐसे टाइम पर अगर लोग आपकी बातों को समझ रहे हो, सुन रहे हो, ध्यान से चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अब कहलाएगा कि बेसिकली वो जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन स्किल जो रहती है बेसिकली ये कोई भी पैदा होकर नहीं लेके आता है, ठीक है। ये एक बेसिकली आप कह सकते हो स्टेप्स रहते हैं जिनको आपको फॉलो करने रहते हैं, कि आप इस तरीके से अपने मतलब काम करोगे, इस तरीके से चीज़ों को करोगे तो आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बाकी चीज़ें रहती है, मतलब बिजनेस के अंदर कि आपको स्टेप वाइज ये सारी चीज़ें करनी रहेगी तब आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लो आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी रहती है, तो आपको कोई भी मान लो प्रोडक्ट बनाना है तो उसके अंदर ये सारी मिक्सचर डाल दो, ये सारे स्टेप्स फॉलो कर दो तो आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। वैसे ही प्रेजेंटेशन के अंदर भी होता है कि आपको कुछ स्टेप्स रहते हैं, कुछ चीज़ें रहती है जो फॉलो करनी रहती है, और उसके बाद आप अगर उस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर पाते हो प्रेजेंटेशन का, तो आप एक अच्छे प्रेजेंटेशन दे पाओगे और आपके अंदर ये स्किल जो है ये सीख पाओगे आप, फिर आप भी एक अच्छे प्रेजेंटेशन देने में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो यही इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि बेसिकली हम अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें बेसिकली ये कोई मतलब पैदाइशी नहीं रहता है स्किल, ये आप बाद
बाद में सीख सकते हो, और वही सिखाने के लिए चैप्टर आपका है प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें जरूरत रहती है प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वो सारी चीज़ें बाकी के आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर आप जानोगे। तो अभी अब नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा क्या क्या चीज़ें बताई गई है। अब देखो आगे क्या बताया गया। अब आगे बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी क्या कि देखो अब हमने बोल दिया कि देखो आप अगर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाओगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, तो उसी के बारे में बताया गया कि अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दो, कि सामने वाले को आपको कुछ बता रहे हो तो समझ जाए कि अच्छा ये बता रहा था, ये तो सही बात है, हम ऐसा ही करेंगे अपने फ्यूचर बिजनेस के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को समझे, अच्छा प्रेजेंटेशन आप दे पाओ, आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाए, तो इसके लिए बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए कि आपको ये चीज़ों को फॉलो करना होगा, तब आप एक अच्छे प्रेजेंटेशन को दे पाओगे। ठीक है, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को दे पाओगे। तो क्या क्या चीज़ें करनी रहती है, कौन से प्रिंसिपल्स है, तो बेसिकली देखो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना रहता है। ठीक है, सबसे पहला होता है कंटेंट, दूसरा होता है स्ट्रक्चर, और तीसरा होता है ह्यूमन एलिमेंट। ठीक है, अगर आप ये 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे पाते हो तब आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को कर सकते हो। अब देखो ये 3 चीज़ें होती क्या है, इनके बारे में समझ लो। देखो सबसे पहले कंटेंट के बारे में समझ लेते हैं, कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो कंटेंट का मतलब होता है जिस भी टॉपिक के ऊपर, जैसे आपको नॉर्मली पता होगा कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जिसको हम टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, हमारा मेन टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है। ओके, तो बेसिकली कंटेंट का आप इस तरह से नॉर्मल मीनिंग समझ सकते हो। जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, अब मेरी जो कंपनी है उस कंपनी में सेल्स बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, कि मतलब 1 महीने से देख रहे हैं कि बहुत कम कस्टमर्स हमारे कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, हमारी कंपनी में सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारी बाजू वाली कंपनी है, हमने देखा कि हमारी जो बाजू वाली कंपनी है वहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनके पास कस्टमर्स भी नए नए जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब हमने 1 महीने पहले देखा था कि एक कंपनी थी जो हमारी जैसे ही थी। ठीक है, उनके इधर भी सेल्स बहुत कम होता था, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे उनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा सेल्स होने लग गए। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि उनके सेल्स बढ़ गए, और हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे सेल्स अभी बढ़ ही नहीं रहे। तो बेसिकली अब देखो हम अपना जो प्रेजेंटेशन देंगे मीटिंग के अंदर बेसिकली, तो उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे, देखो हमारी जो कंपनी है इसके अंदर सेल्स बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, एंड हमने बहुत सोचा, बहुत रिसर्च की, और हमको पता चला कि हमारी कंपनी में आखिर सेल्स कम क्यों हो रहे हैं, और किस तरह से हम अपनी कंपनी के सेल्स को बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा मेन बेसिक कह सकते हो कि हमारे जो प्रेजेंटेशन का मेन जो कंटेंट है, मेन जो टॉपिक है वो ये है कि देखो हमारी कंपनी के अंदर सेल्स बहुत कम हो रहे हैं एंड इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, यही इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसी को हम कंटेंट बोलते हैं, जिसको आप टॉपिक भी बोल सकते हो कि आपका मेन टॉपिक है प्रेजेंटेशन का। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई है कि आपको कंटेंट जब आप तैयार करते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। कि मान लो आप प्रेजेंटेशन देते टाइम में आपके कंटेंट के बारे में जब बता रहे रहोगे तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना रहेगा, ताकि आपका कंटेंट और आपका प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या बताया गया, इट कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दैट इज टू बी कम्युनिकेटेड बाय द स्पीकर टू द लिसनर फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, कि मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है इफेक्टिव रहे तो आपको कंटेंट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले द कंटेंट शुड बी ऑथेंटिक एंड रेलिवेंट टू द लिसनर, यानी क्या कि देखो आप जो भी कंटेंट के अंदर चीज़ें बताने वाले या फिर आपका जो भी कंटेंट है, जैसे मान लो आपकी कंपनी के अंदर अभी बहुत ज़्यादा मतलब सेल्स कम हो रही है। ठीक है, अब आपने अपनी कंपनी के अंदर सेल्स कम हो रही है, इससे यही आपका कंटेंट है भैया, टॉपिक है कि चलो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। तो आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लोगों को बता रहे हो। ठीक है, अब हो सकता है उसमें से आप कुछ चीज़ें झूठी भी बोल दो, हो सकता है ना, मतलब मान लो आपकी कंपनी बाजू वाली जो है वो सच में देखोगे तो उनकी भी सेल्स कम चल रही है। ठीक है, अब कोरोना का मान लो टाइम है, उनकी भी सेल्स कम चल रही है, हमारी भी सेल्स कम चल रही है, लेकिन आपने झूठ बोल दिया है कि नहीं 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 उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, उन्होंने कुछ ये बाबा जी के पास गए थे इसलिए उनका सेल्स बढ़ गई। तो इसलिए आपको बेसिकली जब भी आप प्रेजेंटेशन दो तो आपको ऐसी झूठी बातें नहीं बोलनी है, मतलब ऑथेंटिक मतलब सच्ची बातें बोलनी है, और ऐसी बातें जो भी आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड है उन्हीं से रिलेटेड, मतलब आपको अपना कंटेंट भी रखना है कि भैया हमारा जो टॉपिक है कि मतलब आपको इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी है और झूठी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है अपने कंटेंट के अंदर। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि मतलब ऑथेंटिक एंड रिलेवेंट जो रहेगा मतलब इन्फॉर्मेशन वही आपको लिसनर को देनी है। उसके बाद देखो जब भी आप अपना कंटेंट तैयार करते हो तो दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी रहती है वो ये रहती है कि इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड डिवॉइड ऑफ एरर, यानी क्या कि जो भी आप टॉपिक बना रहे हो, जैसे आप बना रहे हो टॉपिक कि भैया हमारे कंपनी के अंदर मतलब सेल्स बहुत कम हो रहे,
तो हम लोग मतलब अब 1 महीने के अंदर ही हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी के सेल्स जो है वो 10 गुना बढ़ जाएंगे, ठीक है, 1 ही महीने के अंदर। तब लोगों में इंटरेस्ट जाएगा कि मतलब ऐसा क्या हो जाएगा भैया कि मतलब हमारी कंपनी के सेल्स अचानक से इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो लोगों में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार के कुछ टॉपिक्स बनाने हैं जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए कि भैया ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या बताएगा हमको, ठीक है। और आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि एरर फ्री रहना चाहिए आपका मतलब बेसिकली प्रेजेंटेशन, कि मतलब आप कुछ भी जैसे रहता है ना, हम बोलते बोलते अटक जाते, ब्लाइंड हो जाते, कुछ बोल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब वो रहता है ना प्रॉब्लम, एरर आ जाता है आपके प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उससे आपको फ्री रखना है। आपके कंटेंट के अंदर किसी भी प्रकार का एरर नहीं रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरी बात है, इंटरेस्टिंग रखना है और एरर फ्री रखना है, डिवॉइड करना है एरर को। उसके बाद देखो तीसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी रहती है वो ये रहता है कि इट शुड नॉट बी आउटडेटेड। यानी जो भी आप कंटेंट दे रहे हो, जैसे मान लो कि आप दे रहे हो किसी तरह का, मान लो डाटा दिखा रहे हो कि देखो पिछले साल हमारी इतनी सेल्स हुई थी और इस साल हमारी इतनी सेल्स हुई थी, ठीक है। तो आप इस तरह का बेसिकली कुछ डाटा दिखा रहे हो, तो हो सकता है आप कुछ जो भी डाटा दिखा रहे हो वो पुराना हो, ठीक है, नया आप डाटा नहीं दिखाते हो सकता है आपको पुराना डाटा मिला तो आप उसी हिसाब से लोगों को बता रहे हो। जैसे मान लो कि आप कोरोना जो अभी हमारा पिछला साल था कोरोना का, तो आप उस साल का डाटा दिखा रहे हो, ठीक है। अभी का डाटा दिखाओ भैया, अब कोरोना चला गया है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि देखो उस टाइम पे तो सारी चीज़ें लॉकडाउन थी, ऐसे ही सारी बिजनेसेस बंद थी, तो इस टाइम पे तो ऐसे ही हमारा बिजनेस नीचे चल रहा था। तो आप उस टाइम का डाटा दिखा रहे थे, देखो हमने इतना एडवर्टाइजमेंट किया था, इतना खर्चा किया था, तब भी हमारा सेल्स नहीं बढ़ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कितना भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर ले, हमारा सेल्स बढ़ने वाला नहीं, तो हमें एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना बंद करना होगा, खाली फोकट का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ये अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हो तो एक तरह से देखो ये इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, सारे लोग अंदर थे, घर के अंदर थे, तो कितना भी एडवर्टाइजमेंट करो, कितना भी कुछ कर लो, उस टाइम पे सेल्स कमी होने वाली थी, ठीक है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। तो इसलिए आपको आउटडेटेड जो है मतलब पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि भैया पिछले साल का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, नई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, यानी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लोगों को देनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार के आउटडेटेड यानी पुराने इन्फॉर्मेशन को ना दे रहे हो, आपको अपडेटेड रहना होगा, ठीक है, अपने कंटेंट के अंदर। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी रहती है वो होता है इट शुड बी डिसाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द टाइम अवेलेबल फॉर प्रेजेंटेशन। यानी क्या कि देखो जब भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे रहते हो, जैसे मैं ही आपका ये वीडियो बना रहता हूँ, तो देखो काफ़ी सी रहती है जो बतानी रहती है, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ, कुछ एक्स्ट्रा भी इन्फॉर्मेशन रहती है जो चाहता हूँ बता दूँ, ताकि मतलब एक बेस बन जाए, लोगों को भी पसंद आएगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं ज़्यादा अगर चीज़ें एक ही लेक्चर के अंदर बताने लग जाओ तो काफ़ी ज़्यादा ही टाइम ले लेगा, ठीक है। जो लेक्चर मान लो आधे घंटे का रहने वाला था वो 2-3 घंटे का हो सकता है अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दूँ। तो इसलिए जब भी अपना प्रेजेंटेशन बनाओ कंपनी के अंदर, ठीक है, अब देखो कंपनी के अंदर जब भी मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो एक फिक्स टाइम लिमिट रहता है कि भैया 2 घंटे का मीटिंग होगी या फिर 1 घंटे की मीटिंग होगी, तो उसी के अंदर आपको प्रेजेंटेशन देना है। उससे ज़्यादा टाइम होगा तो बेसिकली जो बाकी के जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होंगे उसके अंदर मीटिंग के अंदर, तो उनको गुस्सा आने लगे, क्योंकि देखो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, उन लोग उनको टाइम काफ़ी बचाना रहता है बाकी काम करने के लिए, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आपको टाइम मिला है, कि 1 घंटे का मान लो टाइम मिला है, तो उसी के अंदर आपको जितनी भी मतलब बातें हैं आप बोल सको। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ना डाल दो, नहीं तो पता चला ढेर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, 3-4 घंटे का प्रेजेंटेशन आपने तैयार कर दिया और टाइम मिला 1 ही घंटे का, तो आधी बात बोल पाओगे, आधी बात बोल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले से ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है और उस हिसाब से आपको अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो 5वीं चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी रहती है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट टेकन अप मस्ट बी डिस्कस्ड एंड इक्वल अटेंशन मस्ट बी पेड टू ईच ऑफ देम ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। मतलब क्या कि देखो आप जब प्रेजेंटेशन अपना बनाओगे तो हो सकता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो, जैसे आप बनाना चाहते हो, मान लो कि भैया हमारी कंपनी में सेल्स बहुत कम होती है, ठीक है, हम किस तरह से सेल्स को बढ़ाएंगे। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे हम पहली बात तो ये बताएंगे कि देखो हमारी पिछली सेल्स कितनी हुई थी, हमने कितना एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया था, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। फिर ये बताएंगे अभी हमारे किस हाल में चल रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि देखो हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं आपके प्रेजेंटेशन के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक पार्ट आप अच्छे तरीके से डिस्कस करो, लोगों को बताओ कि देखो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, पहले किए थे, अभी कर रहे हैं और हम करेंगे आगे ये वाली चीज़ें, जिसकी वजह से हमारा आगे सेल्स बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड आपको ये ध्यान रखना है
कि जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो, लोगों को बताते हो अपने कंटेंट के बारे में कि देखो हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो उस टाइम पर आपके जितने भी पार्ट्स होंगे कंटेंट के, आपको हर एक एक्सपेक्ट जो होगा, उस हिस्सा जो होगा उस कंटेंट का, आपको अच्छे तरीके से समझाना होगा। मतलब इक्वली आपको अटेंशन देनी होगी, हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी होगी और लोगों को बताना होगा, जो इस लोगों को जिनको भी आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो उनको हर एक एक्सपेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट दे देकर बताना होगा, अटेंशन देकर कि ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला हर एक चीज़ मतलब इंपॉर्टेंस की तरह दे देकर समझानी होगी। ये नहीं कि एक पॉइंट आपने मान लो स्टार्टिंग का एक्सपेक्ट जो था, पार्ट जो था, आपने बहुत सारा मतलब अटेंशन देकर उसको समझाया था, फिर बीच वाले में आप थोड़ा इधर उधर भी देख रहे थे, थोड़ा ध्यान भटक गया इधर उधर, मतलब अच्छे से बता नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से आपको ध्यान नहीं भटकाना है, आपको हर एक पार्ट जो है अपने प्रेजेंटेशन का उसको इक्वली अटेंशन देना है, ध्यान से सारी चीज़ों को समझाना है लोगों को। उसके बाद देखो छठवीं और लास्ट चीज़ जो करनी रहती है अपने कंटेंट के अंदर, वो ये रहता है कि द कंटेंट शुड बी सपोर्टेड विथ एम्बल एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन। मतलब क्या कि जब भी आप कुछ बता रहे रहते हैं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इतना देर से, तो मैंने इतनी ही देर में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है, कि मतलब जैसे अब मैं सेल्स से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए। तो इसी तरह से जब आप किसी भी प्रकार का मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे रहते हो, तो आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, इतने इनफ एग्जाम्पल्स होने चाहिए ताकि लोग जो है उसे कनेक्ट कर पाए और समझ पाए कि अच्छा आप कहना क्या चाहते हो। जैसे आप बोल रहे हो कि देखो पिछली बार हमने ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया था जिसकी वजह से हमारा सेल्स नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हम ये करेंगे जिसकी वजह से सेल्स होगा। तो बोलेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, पिछली बार जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो आज क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे देखो अगर हम ये करते हैं ना तो हमारे साथ ये होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेकर अगर हम ये कोई भी एग्जाम्पल आपने मान लो दे दिया और अगर उसको समझ आ जाता है, अगर आपने अच्छे खासे एग्जाम्पल दे दिए उसे, तो सामने वाला आपकी बात को समझ जाएगा और आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट इफेक्टिव बन जाए और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा बन जाए, तो इसके लिए आपको अच्छे खासे एग्जाम्पल अपने पास तैयार रखने पड़ेंगे कि ये सारे एग्जाम्पल दूंगा, या फिर आपको अच्छे खासे एग्जाम्पल देने आने चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ ये कि आपके पास काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस भी होने चाहिए। मतलब क्या है, बेसिकली जैसे काफ़ी सारे डाटा रहते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब फिल्म में रहता है ना कि जब कोई आदमी रहता है मीटिंग के अंदर अपना प्रेजेंटेशन दे रहा रहता है, तो काफ़ी सारे वो चार्ट दिखाता है, ठीक है, डाटा दिखाता है, देखो हमारी कंपनी के शेयर्स इतने सारे हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतनी है, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है। तो काफ़ी सारे मतलब ऐसे ग्राफ चार्ट दिखाता रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, पाई चार्ट दिखाता है, ऐसे गोल रहता है, उसके अंदर बताता है हमारी कंपनी के इतने शेयर्स इसके पास है, इतनी हमारे ओनर के पास है, वो सारी चीज़ें बताता है कि मतलब हम मार्केटिंग के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं। तो उसे हम इलस्ट्रेशन बोलते हैं बेसिकली, एक टाइप का। तो वो जो इलस्ट्रेशन है हमारे पास वो भी काफ़ी सारे होने चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से एक कह सकते हो एविडेंस के रूप में सारी चीज़ों को हम समझा सकें, ताकि लोगों को एग्जाम्पल भी मिल जाए और अच्छी तरह से वो समझ भी पाए कि हाँ भाई हमारी कंपनी में सही में ये सारी चीज़ें हो रही है और हम ये आगे करेंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको ये 6 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ओके। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक, ताकि आपको वापस से देखो। सबसे पहले आप जब भी अपना कोई भी कंटेंट रेडी कर रहे रहते हो, तो आपको ये याद रखना है कि आपका जब भी आप लिसनर को बता रहे रहते हो अपना कंटेंट के बारे में, मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे रहोगे, तो आपको वो चीज़, जितनी भी चीज़ आप बताने वाले हो अपने कंटेंट के अंदर, तो वो ऑथेंटिक रहनी चाहिए, यानी सच्ची रहनी चाहिए, झूठी नहीं रहनी चाहिए। एक दो भी बात, कोई भी फैक्ट झूठा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब जो भी आप टॉपिक से रिलेटेड बात करो उसी से रिलेटेड वो बात रहनी चाहिए, ठीक है। कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं, जिस चीज़ की बात चल रही है उसी से रिलेटेड आपको मतलब बताने, फैक्ट देने हैं। उसके बाद इट शुड बी इंटरेस्टिंग, कि भैया इंटरेस्टिंग होना चाहिए और एरर फ्री रहना चाहिए। तीसरी ये कि आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन ना दे दो, नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही आपको देनी है ताकि लोग ये समझ सके कि मतलब आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। नहीं तो बोलेंगे पिछले साल की इन्फॉर्मेशन, ये तो पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कि आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि भैया मेरे को कितना टाइम मिला और इस हिसाब से फिर आपको सारी आपने प्रिपरेशन करनी है प्रेजेंटेशन से। उसके बाद पांचवी चीज़ ये थी कि देखो आपको पहले ही बेसिकली ये ध्यान रखना है कि देखो हमारा जो कंटेंट रहेगा उसके जितने भी एस्पेक्ट रहेंगे, मतलब जितने भी पार्ट रहेंगे, मान लो आपके टोटल जो प्रेजेंटेशन है उसके 3 पार्ट्स है, स्टार्टिंग है और मिडल है और एंड है, ठीक है। तो आपको हर एक पार्ट जो है उसको इक्वली अटेंशन देकर हर एक को ध्यान से सारी चीज़ों को समझाना है लोगों को, ठीक है। और छठवीं चीज़ आपको ये करनी है लास्ट में कि आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अपने पास तैयार रखना है, इनफ एग्जाम्पल की कह सकते हो, इतने सारे एग्जाम्पल कि अगर आपको मतलब कह सकते हो एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 10-15 एग्जाम्पल होने चाहिए ताकि लोगों को आप बता सको, उन्हें समझा सको, ठीक है। आपके पास अच्छे खासे एग्जाम्पल्स होने चाहिए और काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन होने चाहिए, जैसे पाई चार्ट
होता है, ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, वो लाइन वाले ग्राफ्स होते हैं ना, तो वो ऐसे डाटा वाले ग्राफ जो रहते हैं, इलस्ट्रेशन जो होते हैं वो होने चाहिए, ताकि आप लोगों को समझा सको अच्छी तरीके से, अच्छा बन पाएगा और उस हिसाब से फिर आप अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन भी दे पाओगे। ठीक है, तो ये आपका पहला बेसिकली रहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेजेंटेशन जो है इफेक्टिव बने, तो आपको अपने कंटेंट को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, तब आपका कंटेंट मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा बन पाएगा। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई। फिर अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी रहेगी। अब मान लो आपने कंटेंट तैयार कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, सारा डाटा निकल गया, आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से बना लिया कंटेंट, उसके बाद अब देखो दूसरी चीज़ क्या करनी रहती है। तो देखो अब स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर का मतलब होता है देखो कि देखो अब हमारा कंटेंट तैयार हो गया। ठीक है, तो अब कंटेंट को दिखाएंगे किस प्रकार से, तो उसी को स्ट्रक्चर बोला जाता है। जैसे कि अब आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखो अब हमारा कंटेंट तैयार हो गया है, कि हमारा टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है, कि देखो हमारे कंपनी के अंदर जो है सेल्स कम हो रही है और हम चाहते हैं हमारी कंपनी के अंदर ये आने वाले 1 महीने में सेल्स बढ़ जाए। ठीक है, तो हम ये करेंगे तो हमारी कंपनी में सेल्स बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कंटेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम कंपनी में मान लो मीटिंग चालू हुई, प्रेजेंटेशन देना चालू हुआ, तो हम डायरेक्टली बोल दें कि देखो हमारी कंपनी में सेल्स इतनी है, हम ये करेंगे, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो बेसिकली देखो कंटेंट जो है उसको एक रूप देना पड़ता है कि हम किस तरीके से हम अपने कंटेंट को मतलब प्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे, अंत करेंगे, मतलब किस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को दिखाएंगे लोगों को। ठीक है, तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि हम इस तरीके से लोगों को बोलेंगे। ठीक है, हमारा प्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखेगा, हम ये सारी चीज़ें बताएंगे, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एंडिंग में क्या करेंगे। मतलब मैं आपको अच्छे से तरीके से बताता हूँ। देखो जैसे कि अभी ये वीडियो शुरू हुआ था, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि देखो हेलो एवरीवन, मैंने ये स्टार्टिंग में बोल दिया। तो ये थी ओपनिंग कि भैया मतलब देखो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता था, डायरेक्ट टॉपिक्स क्या स्टार्ट की इंट्रोडक्शन के अंदर देखो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है इंट्रोडक्शन के अंदर। ओके, मैं डायरेक्टली भी टॉपिक स्टार्ट कर सकता था, लेकिन पहले बेसिकली पहले ओपनिंग की जाती है कि भैया मतलब वीडियो की ओपनिंग कर दी हमने कि हेलो एवरीवन, उसके बाद मैंने टॉपिक बता दिया आज हम क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हमने वीडियो को शुरू किया। ठीक है, उसके बाद जब अब मिडल में देखो मैं आपको मेन जो टॉपिक है वो समझा रहा हूँ, उसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो मैं आपको वो बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने देखा क्या कि देखो जब हम कोई भी मतलब चीज़ बताते हैं लोगों को, तो सबसे पहले हम ओपनिंग करते हैं किसी भी चीज़ का कि मतलब किस तरह से हम स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद एक मिडल टॉपिक, मिडल कह सकते हो मिडल पार्ट होता है जहाँ पर मेन टॉपिक्स को बताया जाता है। उसके बाद एक एंडिंग पार्ट होता है जहाँ पर हम टॉपिक को खत्म कर देते हैं, कंटेंट को खत्म कर देते हैं, प्रेजेंटेशन वहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़, इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं कि आप अपनी ओपनिंग, मिडल पार्ट और जो क्लोजिंग है उसको किस तरीके से रखने वाले हो, उसी को हम स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब इसको रखने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मान लो आपके पास मतलब जैसे मान लो घर बनाना है आपको। ठीक है, अब घर अलग अलग तरीके के बनते हैं कि कोई मान लो जैसे कि घर 2 महले के भी बनते हैं, कई कई जगह पे 1 ही महले का घर बनता है, कई कई पे 1 ही महले का रहता है लेकिन बंगला जैसा घर बन जाता है। ठीक है, तो अलग अलग डिजाइन के घर बन सकते हैं। अब अलग अलग स्ट्रक्चर के घर रहते हैं। आपके पास मान लो सीमेंट है, पत्थर भी है, ईटा भी है, सारी चीज़ें, रॉड है और सब है। ठीक है, तो आपके पास कंटेंट तैयार है, आपको बस उसको उस स्ट्रक्चर का रूप दे देना और आपका उस प्रकार का घर बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ होती है, आपके पास कंटेंट तैयार है, आप उसको अच्छा स्ट्रक्चर दे देते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है, फिर आप उसी हिसाब से अपने प्रेजेंटेशन को दिखाओगे। ठीक है, तो मेनली स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि आप अपनी ओपनिंग, मिडल पार्ट और जो क्लोजिंग रहते हैं उसको किस तरीके से रखते हो, उसी को स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाता है और ये कौन से तरीके के होते हैं तो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, टेंशन मतलब आपको मे भी आपको सारी चीज़ें नहीं समझ आई होगी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कुछ अभी भी दिमाग में डाउट चलते होंगे। ठीक है, अभी आपको कन्फ्यूजन में थोड़ा बहुत हल्के फुल्के होंगे, तो अभी आगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो पहली बात ये समझ लेते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा बने, आपका स्ट्रक्चर अच्छा बन जाए, तो क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले कुछ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या क्या टिप्स दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सो देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर शुड बी इन अ लाइन विद द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो मैं आपको अपना एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर बता देता ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, जैसे कि देखो अभी मैंने वीडियो शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखो ये जो वीडियो है मान लो ये पूरी एक लाइन की तरह वीडियो है। ठीक है, एक लाइन है जो ये पूरी वीडियो है। अब देखो इस वीडियो का पर्पस क्या है हमारा, ये मान लो हम प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, हम आपको कुछ बता रहे हैं, वैसे तो ये प्रेजेंटेशन पे ही मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मान लो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरा मेन प्रेजेंटेशन करने का पर्पस क्या है कि मैं आपको ये टॉपिक समझा दूं कि भैया प्रिंसिपल क्या है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के। ठीक है, ये मेरा मेन टॉपिक है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का सेमेस्टर 2 है, उसका आज मैं फर्स्ट लेक्चर लूँगा। ठीक है, यूनिट 1 का, तो ये हमारा मेन पर्पस है। अब देखो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हम इस तरह से करेंगे, तो मान लो ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी वीडियो जो है एक पूरी लाइन की तरह है।
तो आपको इस तरह से कुछ करना है। देखो कि देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि हेलो एवरीवन, आज के इस बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सेमेस्टर 2 है उसका फर्स्ट यूनिट देखने वाले, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि देखो हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले, हमारा मेन पर्पस क्या है इस टॉपिक का। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मतलब हमारा मेन पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन का। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, अब हम मिडिल पार्ट में आ गए थे। वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा था जो मेन हमारा पर्पस है उसी से रिलेटेड, कि देखो भैया हमारा प्रेजेंटेशन को हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इससे अच्छा बनेगा, हम ये टिप्स को फॉलो करेंगे, हम ये कर सकते हैं, कंटेंट को अच्छा बना सकते हैं, स्ट्रक्चर को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अब आपको ये सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे हमारा जो मेन पर्पस है उसी से ये अलाइन होते हुए आगे जाते जा रहा है। अब लास्ट में जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा, बता दूंगा आपको, उसके बाद मैं बोल दूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में खत्म कहानी। ठीक है, तो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यही कहता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है आपको ऐसा ही एक लाइन की तरह बनाना है कि आपका जो पर्पस रहेगा प्रेजेंटेशन का वो कंप्लीट हो जाए। कि आप चाहते हो भैया कि मैं बता दूं लोगों को कि मतलब क्या कि ये जो मतलब प्रेजेंटेशन आप किस प्रकार से अच्छा बना सकते हो, कि यूनिट जो हमारा लेक्चर 1 खत्म आपको करना है, जैसे मेरा ये पर्पस है कि भैया ये लेक्चर 1 में खत्म करूँ, सारी चीज़ें आपको समझा दूँ, तो ये पर्पस भी खत्म हो जाएगा। देखो एक लाइन है, स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, बीच में मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग बोल दिया, खत्म कहानी। तो ऐसे ही एक लाइन की तरह आपको अपने पर्पस को रखना है, मतलब इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है। पहला ये पॉइंट बोलता है। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि द स्ट्रक्चर शुड बी टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द ऑडियंसेस एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो जो भी आप अपना स्ट्रक्चर बनाते हो, जब भी मतलब आप मान लो आप अपना प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पर आपका जो स्ट्रक्चर रहना चाहिए वो टेलर मेड होना चाहिए। टेलर मेड का मतलब क्या होता है? देखो टेलर मेड का मतलब होता है जैसे मान लो कि अब आप अपना प्रेजेंटेशन देने वाले हो कि भैया हमारी कंपनी में सेल्स बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो सेल्स बढ़ जाए, तो उसी से रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तो आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि मतलब बेसिकली आप एक कह सकते हो एक स्पेशल आपके पास प्रेजेंटेशन तैयार होना चाहिए जो उसी टॉपिक से रिलेटेड हो। मतलब आपको एक अलग से प्रेजेंटेशन बनानी है जो इसी से रिलेटेड है कि हाँ भाई मेरे को कंपनी के अंदर सेल्स बढ़ानी है। ठीक है, एंड उसके साथ में ही आपके स्ट्रक्चर के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि जिन लोगों को आप ये बताओगे, ठीक है, मान लो आपकी कंपनी के अंदर काफ़ी सारे मीटिंग के अंदर लोग बैठेंगे, ठीक है, जैसे कि हो सकता है कुछ छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ भी बैठे उसी मीटिंग के अंदर, मैनेजर भी बैठे, हो सकता है हेड भी बैठ जाए कंपनी का, तो काफ़ी सारे लोग बैठेंगे। ठीक है, तो उनके पास जो जो नॉलेज है, जो जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए और क्या होने वाला, मतलब जो जो उनके पास नॉलेज है, जो जो चीज़ें वो समझ सकते हैं। अब जैसे मान लो बहुत बड़े मतलब हेड लोग बैठे हुए हैं, तो उनको अगर आप बहुत सारी बड़ी कंपनी की हेड जो कह सकते हो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बताओगे तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से फिर अपने स्ट्रक्चर को बनाना होगा। जैसे मान लो हेड बड़े लोग बैठे हुए कंपनी के मीटिंग के अंदर, तो वहाँ पर आप कंपनी की ये भी सारी चीज़ें बता सकते हो, देखो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, हमारी कंपनी के शेयर्स देखो पिछले महीने इतने थे, अब देखो शेयर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहेगी वो लोग समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें उनके पास नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाना होगा कि आपके जो लिसनर हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, वो आपकी बातों को समझ सके। आपको इस तरीके से मतलब उनके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन को बनाना होगा। सिंपल भाषा में ये, अगर वही मान लो वो लोग हैं, जैसा मान लो हेड है, वो हेड जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, ऐसे तो उसको बिजनेस करने आता है लेकिन वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको शेयर्स ये सारी चीज़ों के बारे में उतना नहीं आता, उसको सिर्फ बिजनेस चलाने आता है। तो उसके सामने अगर मान लो आप वो सारी चीज़ें बोलते हो, देखो हमारा पिछले महीने का शेयर इतना था, पिछले महीने का ये हमारा शेयर्स इतना डाउन हो गया था, ये सारी चीज़ें अगर बताते हो तो हो सकता है उसको ना समझ आए। तो उस टाइम पर आपको थोड़ा अपना नॉलेज कम करके थोड़ी बेसिक लेवल की चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दूसरा पॉइंट यही कहता है कि आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो उन लोगों के हिसाब से रहेगा जिनको भी आप बोलना चाहते हो और आपके टॉपिक के हिसाब से रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके अपने स्ट्रक्चर को बनाना है, टेलर मेड, मतलब स्पेशली आपको उसी से रिलेटेड आपको बनाना होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से नहीं बनाओगे, उनके हिसाब से बनाओगे। ये दूसरा अपना बेसिकली पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इट शुड कवर अ फ्यू पॉइंट बट शुड बी डायरेक्टेड एट मेकिंग द प्रेजेंटेशन ल्यूसिड। मतलब क्या कि देखो हो सकता है कि आपका प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर आप कुछ ही पॉइंट्स बोलो, ठीक है, कुछ ही बातें बोलो, कुछ ही फैक्ट्स बताओ, और मान लो कम ही टाइम के लिए 1 ही घंटे का आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आधे घंटे का ही प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लेकिन जो भी आप पॉइंट्स बताओ वो आपका प्रेजेंटेशन का पर्पस क्लियर कर दे और आप जिस भी बात को बताना चाहते हो, मान लो आपने जो जो चीज़ें बताई है वो डायरेक्टली सबको समझ आ जाए और जो भी आपका मेन पर्पस था बताने का वो लोग समझ जाए, और कह सकते हो सिंपल भाषा में कि वो आपकी बातों को आसानी से समझ जाए। लूसिड मतलब होता है कि मतलब स्पष्ट समझ जाए आपकी बातों को। ठीक है, मतलब कम शब्द भी आप इस्तेमाल करो, चाहे
मतलब आपको कम ही पॉइंट आपने बोले हैं, लेकिन फिर भी अगर वो समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, आप मतलब अच्छे प्रेजेंटेशन आप दे पा रहे हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कवर चीज़ें आप बता रहे हो, ढेर सारे फैक्ट बता रहे हो, आपको कुछ भी पॉइंट्स बोलने हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं बोलने, बस वो जो पॉइंट्स रहेंगे आपको इस प्रकार से बोलने हैं कि लोग समझ जाए। ठीक है, मतलब एकदम अच्छी तरीके से वो समझ पाए। आपको इस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को देना है, चाहे वो कुछ ही शब्द क्यों ना, कुछ ही पॉइंट्स क्यों ना हो। ठीक है, आपको ये तीसरी बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारे पॉइंट्स बोलने हैं, कुछ ही पॉइंट्स बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो पॉइंट्स आप बोलोगे वो सबको समझ आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज़ जो आपको अपने स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान देनी रहेगी वो ये है कि इट शुड बी अफोर्ड अ लॉट ऑफ वेराइटी। यानी क्या कि जब आप चीज़ों को बता रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को रिपीट करते जाओ। यानी क्या, मान लो आप शेयर्स के बारे में बता रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आधे एक घंटे तक आप शेयर्स के बारे में ही आगे बताते जाओ। हो सकता है शेयर के बाद आप वैल्यूएशन पे पहुंच गए, फिर दूसरी चीज़ के ऊपर पहुंच गए, फिर शेयर्स के ऊपर पहुंच गए, मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग वैरायटी के ऊपर पहुँच सकते हो। इसलिए आपको एक ही पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही पकड़ के उसी के ऊपर नहीं बैठना है, बाकी चीज़ें जो वैरायटी से अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ आपको बतानी है ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा बन पाए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर रखोगे तो मतलब प्रेजेंटेशन बढ़िया बनेगा। ठीक है, अब अभी भी हो सकता है आपको स्ट्रक्चर क्लियर ना हो कि भैया स्ट्रक्चर होता क्या है, अभी भी हमको समझ नहीं आया है। ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर के तरीके बताए गए हैं कि मतलब स्ट्रक्चर्स में बी डन इन द फॉलोइंग वे। मतलब क्या कि आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं मतलब प्रेजेंटेशन के, वो कुछ इस प्रकार के हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, देखो जैसे कि देखो सबसे पहला लिखा है सिक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब होता है एक सीक्वेंस में हम सारी चीज़ों को बताते जाते हैं। जैसे कि देखो अब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग की थी कि हेलो एवरीवन, वो पहला था। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया। ठीक है, उसके बाद अब हम मेन टॉपिक्स पे आ रहे हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ह्यूमन एलिमेंट्स पे आएंगे। उसके बाद जब सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो मैं लास्ट में आपको थैंक यू बोल दूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये एक तरह से देखो एक सीक्वेंस के हिसाब से हम आगे जाते जा रहे हैं कि जैसे जैसे एक लाइन वाइज जाते जा रहे हैं। तो इसी को बेसिकली देखोगे तो हमारा मेन टॉपिक क्या था भैया, हमको तो बस पढ़ाना था, लेकिन हम चाहते तो कैसे भी कर सकते थे, हम डायरेक्टली इंट्रोडक्शन ना पढ़ा के हम डायरेक्टली इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल है वही पढ़ा देते, तो हम कुछ भी कर सकते थे ना। अपना जो भी हमारा मेन जो देखोगे हमारा जो मेन कंटेंट था वो तो बस इतना ही था कि हमको यही पढ़ाना है, लेकिन हमने इसको एक सीक्वेंस में बना दिया कि भैया हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद हम ये प्रिंसिपल बताएंगे, एक एक करके सारे को पढ़ा देंगे, उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग वो बोल देंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस हमने बना दिया। तो ये जो सीक्वेंस बनाना होता है इसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं कि हमने अपने कंटेंट को एक स्ट्रक्चर का रूप दे दिया कि सबसे पहले हम ये करेंगे, फिर अपना ये करेंगे, फिर लास्ट में ये कर देंगे। ठीक है, तो इसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, मे बी अब थोड़ा बहुत क्लियर होता होगा आपको कि स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग तरीके होते हैं हमें अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करने का। तो ये एक तरीका होता है सिक्वेंशियल ऑर्डर, ये एक सीक्वेंस के हिसाब से लाइन वाइज करते जाओ, आगे आगे बढ़ाते जाओ। दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। मतलब क्या कि हो सकता है जैसे कि मतलब और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो आपने जब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की तो उसके अंदर हो सकता है मान लो आप स्टार्टिंग अगर कुछ चीज़ बताओ, जैसे भैया हमारी कंपनी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भी लॉस चल रहा है, हमारी कंपनी में सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी ना हो। ठीक है, हो सकता है अभी आप थोड़ी बहुत मतलब उतनी इंपॉर्टेंट वाली बात ना बोलो। ठीक है, मेन जो मुद्दे की बात है वो लास्ट में बोलो कि देखो हम क्या करेंगे कि हमारी कंपनी के सेल्स बढ़ जाए। ठीक है, तो ये देखो एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले में चल रहा है। मतलब क्या कि आप जैसे जैसे हर टाइम बीतते जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन आगे बढ़ते जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आती जाएगी, यानी और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि भैया हम करेंगे क्या ऐसा कि जिसकी वजह से हमारी कंपनी के शेयर मतलब सेल्स बढ़ जाएंगे, तो लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। मतलब क्या कि आप अपना कंटेंट जो है स्टार्टिंग में आप अपने कंटेंट के अंदर वो चीज़ें बताओगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर धीरे धीरे से बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात बता दोगे। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप इस तरह का भी स्ट्रक्चर रख सकते हो अपने कंटेंट का। तीसरा जो बेसिकली तरीका होता है स्ट्रक्चर करने का वो होता है प्रॉब्लम फॉलोवेड बाय सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड इट्स बेनिफिट। यानी क्या, ऐसा भी आप कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम बता दो कि देखो हमारी कंपनी के अंदर सेल्स बहुत कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, तो आपने प्रॉब्लम बता दी कि ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बता दिया, उसके बाद अब उसके सोल्यूशन बता दो, मतलब सजेस्ट कर दो कि देखो हम ये करेंगे तो हमारे कंपनी के अंदर मतलब एडवर्टाइजमेंट मान लो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम मतलब टीवी एक्टर्स को थोड़ा बहुत ले लेंगे एक दो, तो हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने ये सारी मतलब चीज़ें बता दी। ठीक है, मतलब सजेशन सॉल्यूशन दे दिए प्रॉब्लम के। तो पहले प्रॉब्लम बता दो,
फिर उस प्रॉब्लम को बताने के बाद उसके सॉल्यूशन बता दो, ठीक है। और सॉल्यूशन बताने के बाद उसके बेनिफिट्स भी बताओ कि मतलब क्या कि सॉल्यूशन जो आपके रहेंगे वो सिर्फ इस प्रॉब्लम को ही नहीं सॉल्व करेंगे, साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको देंगे, फायदा भी देंगे कि भैया हमारे मान लो पहले 100 लोग खरीदते नहीं थे, हमारा मान लो 10% पहले लॉस में चल रहे थे, तो हमारा 10% लॉस तो कवर होगा ही, वो सॉल्यूशन होगा ही, लेकिन उसके साथ में हमारा 100% और प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा, बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको ये इस तरह का भी आप अपना स्ट्रक्चर रख सकते हो कि आप अपने कंटेंट को इस प्रकार से दिखाओ, मतलब प्रेजेंटेशन को, कि सबसे आप ये बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी कंपनी के अंदर या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो बता दो, फिर उनके सॉल्यूशन बताओ आप क्या कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में बेनिफिट बता दो, देखो भैया हम ये कर देंगे तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा, खत्म कहानी, प्रेजेंटेशन खत्म। उसके बाद देखो अब जो लास्ट और चौथा जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली जिसके अंदर हम अपने प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं, वो होता है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि हमारा वही एग्जांपल बेसिकली कि हमारे कंपनी को हम मतलब हमारे सेल्स को बढ़ाना है हमको, ठीक है। तो अब बेसिकली अब इसको दिखाने के दो तरीके हो सकते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं स्ट्रक्चर से, बट मान लो बेसिकली ये दो तरीके हम बात करें, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका है कि देखो अब जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाओगे, देखो क्योंकि कंपनी के अंदर देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हमें बतानी रहती है, जैसे कि हमें कंपनी के वैल्यूएशन, कंपनी के शेयर्स कितने बढ़ रहे, कंपनी के सेल्स कितनी हुई थी, पिछले महीने कितनी हुई थी, अभी कितनी हो रही है, ग्रोथ कितनी हो रही है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, ठीक है। और कई बार होता है कि कुछ चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है जो हो सकता है लोगों को समझ ना आए, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि प्रेजेंटेशन करते टाइम पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं उनको स्टार्टिंग में ही बता दो, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लो आपने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझा दिया कि देखो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, हमारी पिछले महीने जो है हमारी कंपनी जो है इतना सेल्स हुआ था, पिछले महीने हमारा इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना लॉस हुआ था, आपने ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है स्टार्टिंग में ही बता दी, ठीक है। अब हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ आया हो, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप स्टार्टिंग में ही मान लो आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आई थी स्ट्रक्चर के बारे में, उस टाइम पे मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स बता रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, ठीक है, तो अब आगे आगे जैसे आप आते जाओगे आपको वो चीज़ें भी समझ आते जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब क्या कि हो सकता है आप मान लो आपने स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता दी, ठीक है, तो अब धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स कम करते जाओ, कॉम्प्लेक्सिटी कम करते जाओगे, तो आगे आते 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 वो जो आदमी रहेगा जो पहले स्टार्टिंग में नहीं समझ पा रहा था, आते आते वो अब आपकी बात को समझ जाएगा, अच्छा आप ये बोलना चाहते थे पहले, तो अब वो समझ पाएगा आपकी बातों को, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि आप स्टार्टिंग में अपनी कॉम्प्लेक्सिटी रख दो कि जितनी भी मतलब कॉम्प्लेक्स बातें हैं उनको स्टार्टिंग में ही बोल दो, और फिर बाद में धीरे धीरे जो कम कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको बताओ, ठीक है। और दूसरा तरीका ये रहेगा, या तो आप स्टार्टिंग में आसान बातें बोल दो, ठीक है, देखो स्टार्टिंग में मतलब जो बेसिक बातें रहेगी वो बोल दो, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स बातें वो बोल दो। ये भी एक अच्छा तरीका है कि स्टार्टिंग में अगर मान लो आपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता दी, तो लास्ट में जो है क्योंकि बेसिक क्लियर रहेंगे तो आराम से फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ भी आदमी समझ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो या तो आप ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आपने स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आपने स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें बता दी और धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जा रहे हो और लास्ट में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ को बताओगे, ठीक है। या फिर आप डिक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग में ही आपने सबसे हार्ड वाली बात को बता दिया और धीरे धीरे आप उसे डिक्रीज करते जा रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी को, अब धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को आप बता रहे हो, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपने स्ट्रक्चर रख सकते हो अपने प्रेजेंटेशन का, अपने कंटेंट का, ठीक है, ताकि लोग समझ पाए आपकी बातों को। तो इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब दो चीज़ें तो तैयार हो जाती है, आपका मान लो कंटेंट भी तैयार हो गया, क्या चीज़ बोलनी है मेरे को, स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया, इस प्रकार से बोलूँगा मैं, अपनी ओपनिंग इस तरीके रखूँगा, अपना मतलब मिडल पार्ट इस तरह के रखूँगा, और अपना जो मतलब बेसिकली हमारा जो क्लोजिंग बॉडी रहेगी, क्लोजिंग पार्ट जो रहेगा वो मैं इस तरीके से रखूँगा। अपना स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है जो प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यहीं पे लोग जो रहते हैं वो सबसे बड़ी उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो होती है ह्यूमन एलिमेंट्स की। जैसे कि मान लो आप कंपनी में काम करते हो, ठीक है, अब आपको बोला गया जाओ भाई प्रेजेंटेशन देना है कल तुमको, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन का कंटेंट तैयार कर लिया, आपने प्रेजेंटेशन भी तैयार कर लिया कि किस प्रकार से प्रेजेंटेशन दूंगा, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देने गए हो सकता है वहाँ पर आप कब आने लग जाओ, आपको डर लगने लग जाए, ठीक है, आप बोल नहीं पाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर उतना, तो ये प्रॉब्लम आती है ह्यूमन एलिमेंट की। तो ये बोल सकते हो कि आदमी जो रहता है वो कंटेंट भी तैयार कर लेता है, स्ट्रक्चर भी बना लेता है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट में मात खा लेता है, ठीक है, यहाँ पर उसके मतलब कह सकते हो कमी आ जाती है।
तो इसको किस तरह से ठीक किया जाए और क्या क्या चीज़ें करनी रहती है हमें ह्यूमन एलिमेंट के अंदर। देखो ह्यूमन एलिमेंट का मतलब होता है बेसिकली अपने अंदर एक तरीके से बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड रखना, अच्छी तरीके से अपने बॉडी गेस्चर को रखना, बॉडी को सीधा रखना, डरते डरते ना बोलना, थोड़ा स्माइल दे के बोलना, तो उसी को ह्यूमन एलिमेंट बोला जाता है। कि मतलब एक तरीके से फील देना कि जो सामने बोल रहा है आदमी वो कॉन्फिडेंस में अच्छी तरीके से अच्छे बिहेवियर के साथ में हमें बता रहा है सारी चीज़ों को, ताकि सामने वाला एक अच्छे मतलब बिहेवियर से वो भी अच्छे मूड में सारी चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि बेसिकली आप अच्छे ह्यूमन एलिमेंट्स को किस तरीके से कर सकते हो, तो देखो ह्यूमन एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है पहले वो समझ लो। इसके अंदर आती है हमारी पहली बात तो वॉइस आती है कि हम किस तरीके से बोल रहे, कब कपाते बोल रहे या फिर कॉन्फिडेंस में बोल रहे। उसके बाद होता है बॉडी लैंग्वेज कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से हिला रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं तो डायरेक्टली फेस वाले वीडियो तो है नहीं कि यहाँ पर बॉडी हिला दूँ, बट अगर मान लो जैसे हम टीवी मीटिंग में ही आप देखते होंगे तो लोग हाथ वाथ हिलाते रहते हैं ना, हाथ हाथ हिलाते हिलाते बोलते रहते हैं, बार बार हाथ हिलाते। जैसे आपने कई टीचर्स की वीडियोस देखे होंगे जो बोलते बोलते हाथ हिलाते रहते हैं। ठीक है, हाथ के एक्शन, बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या कि हाथ पैर हिलाते रहते हैं। ठीक है, तो उसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस तरह से अपने बॉडी को हिला डुला रहे हो, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद होता है लिसनिंग स्किल, मतलब क्या कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप उसकी बात को समझो, सुनो और उसके हिसाब से फिर जवाब दो उसे। मान लो उसने आपने कुछ बोला, ठीक है, और उसने आपके अगेंस्ट में बोल दिया। आपने बोला कि देखो हम ऐसा ऐसा करेंगे, उसने बोला अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या करेंगे। तब उस टाइम पे हो सकता है आप आर्गूमेंट करने लगे, ऐसा क्यों नहीं होगा ऐसा। ठीक है, आप इस तरह से नहीं करोगे। आप बेसिकली लिसनिंग स्किल का ही मतलब होता है आप सामने वाले की पूरी बात को समझोगे, ध्यान से समझोगे और उस हिसाब से फिर उसे रिप्लाई दो, वो भी उसके अगेंस्ट में नहीं, उसकी बातों को समझने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लोगे। हाँ भाई तू सही तो बोल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में हो भी सकता है कि ऐसा नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तो मैं तेरे को बताता हूँ ऐसा नहीं हुआ तब हम लोग क्या करेंगे। तो उस टाइम पर बेसिकली आपको मतलब लिसनिंग स्किल भी आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस को हैंडल करने की। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होती है तो आप अपने प्रेजेंटेशन को एक अच्छा मतलब पावर दे पाओगे और अच्छा बना पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो अब एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ह्यूमन एलिमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पर आगे चीज़ें बताई गई है। देखो देखो सबसे पहली जो चीज़ रहती है मतलब जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है वो होती है यूज़ अ गुड पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, अ लिवली स्पीकिंग स्टाइल विथ डिसेंट गेस्चर इंटरप्रेस्ड with smile and well modulated voice to be perceived as friendly, warm and approachable। मतलब क्या कि देखो आपको एक अच्छा पोस्चर रखना है, मतलब आप मान लो खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो अच्छी तरीके से खड़े रहना। ये नहीं कि पीठ टेढ़ा किया है, कमर टेढ़ी की है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा शरीर नहीं रखना, एकदम सीधा एकदम खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, उसके बाद आई कॉन्टैक्ट करना है। आई कॉन्टैक्ट का मतलब क्या, जैसे मान लो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अब आपने लड़की देख ली, अब लड़की देख रहे हो तो उसके शरीर को देख रहे हो, भैया लड़की कैसी दिख रही है। तो मतलब प्रेजेंटेशन देते टाइम पे आपको वो सारी चीज़ों पे नहीं देखना है, आपको आई कांटेक्ट करना है, यानी लोगों की आंखों में देखना है। बेसिकली देखो आंखों में देखने से होता है क्या है, सामने वाले को लगता है कि वो आपकी बातों पे ध्यान दे रहा है और उसे भी लगता है, जो बेसिकली जो सुन रहा रहता है उसे भी लगता है कि वो ध्यान से आपको देख रहा है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो भी पूरी फोकस के साथ आपको समझा रहा है। तो दोनों पार्टी में फिर एक तरीके से कह सकते हैं कनेक्शन टाइप में बन जाता है, अगर आई कॉन्टैक्ट के साथ अगर किसी भी तरीके कम्युनिकेशन की जाती है तब। तो इसलिए आई कॉन्टैक्ट करना है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो लोगों की आंखों में देखो, उनकी बॉडी या फिर इधर उधर ना देखो। ठीक है, उल्टा पुल्टा देख रहे हो, बार बार पीछे देख रहे हो, बार बार ऊपर नीचे देख रहे हो, दाएं बाएं देख रहे हो, बार बार हाथ हिला रहे हो, खुजली बाल खुजा रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आई कांटेक्ट करना है, लोगों को आंखों में देखना है। उसके बाद लिवली स्पीकिंग करनी है, मतलब अच्छी तरीके से आपको बोलना है, अटक अटक के नहीं बोलना है, मतलब अच्छे तरीके से बोलना है, एक अच्छा स्टाइल रखना है कि हाँ भाई जिस तरह से मतलब एक नॉर्मल एक ट्यून रखनी है बोलने की, वो करनी है। उसके बाद एक डिसेंट गेस्चर्स, मतलब चेहरे पे एक्सप्रेशन रहते हैं ना कि जैसे मान लो कि अगर हमारी कंपनी डूब गई तब हम ये करेंगे, तो मतलब एक मतलब इमोशंस जो रहते हैं चेहरे के ऊपर वो अच्छी तरीके से आपको दिखाने, अच्छी तरीके से, ये नहीं कि एकदम मतलब टीवी ड्रामा की तरह दिखाने लग जाए, थोड़ा मतलब नॉर्मल प्रोफेशनल टाइप में आपको दिखाना है कि अगर देखो हमारी कंपनी डूबने लग गई, ठीक है, तो उस टाइम पर स्माइल करके आप नहीं बता सकते कि हाँ भाई हमारी कंपनी डूबेगी तब हम क्या करेंगे। ठीक है, उस टाइम पर आपको थोड़ा सीरियस मतलब इमोशन दिखाने चेहरे के ऊपर। और फिर आप अगर मान लो बता रहे हो कि भैया हमारी कंपनी में जब प्रॉफिट आने लगेगा तो उस टाइम पर आप स्माइल दिखा सकते हो, हाँ देखो हमारी कंपनी में प्रॉफिट आएगा फिर। ठीक है, तो आपको मतलब जो चेहरे पे मतलब एक्सप्रेशंस रहते हैं, गेस्चर्स रहते हैं, इमोशंस, वो अच्छी तरीके से दिखाना है और चेहरे पर ज़्यादातर टाइम पे स्माइल रखनी है कि मतलब एक मतलब दिखाना है कि भैया अच्छे इन्वायरमेंट में आप लोग हो और मतलब एक
अच्छे मतलब कह सकते हो एक अच्छे मूड में सामने वाले की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको सामने वाले को फील कराना है। तो इसलिए स्माइल दिखा देनी है। स्माइल एक अच्छा साइन होता है कि सामने वाले को लगता है भैया ये मूड अच्छा दिखा, मतलब अच्छे मूड में अच्छी तरीके से हमें जवाब भी देगा, और अगर हम कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं तो चिल्लाएगा नहीं थोड़ा, ठीक है। तो स्माइल दे देना है। स्माइल के साथ मतलब ये नहीं कि वो बड़ी दांत दिखाने वाली स्माइल, छोटी सी एक नॉर्मल स्माइल जो मतलब लगे कि हाँ भाई आदमी कॉन्फिडेंस में है, ठीक है। उसके बाद वेल मॉड्यूलेटेड वॉइस रख दी आपको कि मतलब एकदम अच्छी तरीके से बोलना है, कि एक रहता है ना अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई मेरे को तो सारी चीज़ें आती है, तो वही वाली वॉइस में रखना है कि मतलब एकदम अच्छी वॉइस, एक रहता है ना प्रिंस चार्मिंग, वैसे वॉइस में रखनी है। उसके बाद आपको इस तरह से सामने वाले से बात करनी है कि उसको फ्रेंडली लगे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना लगे भैया हम तो चपरासी और ये बैठा कंपनी का सीईओ, इस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये लगना चाहिए हाँ भाई कि भैया ये मेरे को मेरी कंपनी का आदमी है, ये मेरे को बता रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, कोई सवाल उठाना रहेगा तो मैं उठा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो मेरी बड़ी पोस्ट का ही आदमी क्यों ना हो, ठीक है। सामने वाले को इस तरह की फीलिंग रहनी चाहिए। तो इस तरह का मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना आपको, फ्रेंडली वार्म अप्रोचेबल, कि मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आपको आराम से पूछ सके, कोई टेंशन ना हो उसे, ये ना लगे कि भैया कहीं पता चला बेइज्जती कर दिया मेरे पूरे सबके सामने। तो इस तरह का मतलब उनको ना फीलिंग हो, आप उनको इस तरह फीलिंग हो कि भैया फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, पूछ लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या कर लेंगे। ओके, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। उसके बाद देखो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है बेसिकली, कि देखो जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको एक ह्यूमन एलिमेंट का ध्यान रखना है बेसिकली। क्या कि देखो यूर पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन शुड कम्युनिकेट पॉजिटिव मैसेज। मतलब क्या कि जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है, जैसे मान लो आप कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि हमारे पिछले महीने का सेल्स बहुत कम हुआ था, ठीक है, आप बता रहे हो कि देखो हमारे पिछले महीने का बहुत कम सेल्स हुआ था। तो दो तरीका है इसको बताने का। एक, आप गुस्से में बोल रहे हो देखो तुम्हारे वजह से हमारी कंपनी में पिछली बार बहुत सेल्स कम हुए थे, तुम एडवर्टाइज़र जो था वो ढंग से पैसे लिया था लेकिन अच्छे से एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था, एम्प्लॉयज़ लोग ढंग से प्रोडक्ट्स नहीं बनाए थे जिसकी वजह से कस्टमर ले नहीं रहे थे। एक ये तरीका होता है कि भैया हम ज़मीन पे पटक पटक के टेबल के ऊपर बार बार हाथ पटक कर बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये जो होता है एक तरीके का बॉडी लैंग्वेज, ये लोगों को एक तरीके से एक नेगेटिव मैसेज पहुंचाता है कि भैया मैनेजर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में सारी चीज़ें हमें बता रहा है, तो अगर कुछ पूछ लिया तो चिल्लाने लग जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो एक नेगेटिव मैसेज चला जाता है। लेकिन वही चीज़ ऐसे भी हो सकती है, आपने बोला देखो पिछले महीने हमारे सेल्स बहुत कम हुए थे, काफ़ी सारी गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से सेल्स कम हुए थे, लेकिन इस महीने हमारे सेल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और क्या क्या करना है तो वो तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ हम क्या क्या करेंगे। तो ये एक तरीका होता है जो पॉजिटिव मैसेज भेजता है। तो आपको इसी तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने पोस्चर को भी इसी प्रकार से रखना है, सीधे खड़े होकर आपको सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। उसके बाद क्या, इरेक्ट एंड लीन फॉरवर्ड, कि मतलब सामने आपको एकदम सही सीधे खड़े होकर सारी चीज़ें बतानी है। आपको पीठ टेढ़ा करके, ये रहता है ना, झुक कर बोलने का आदत रहता है कि भैया एकदम सीधा खड़े नहीं होते, थोड़ा झुक जाते हैं उसके बाद बोलते हैं, तो वैसे नहीं होना है, एकदम स्ट्रेट खड़े होकर आपको सारी चीज़ें बतानी है। ये लगे भैया मतलब जैसे रहता है ना बॉडी बिल्डर रहता है कि एकदम स्ट्रेट खड़ा होकर सारी बात बोलता है, तो वैसे ही मतलब आपको बोलना है, एकदम इरेक्ट पोस्चर में आपको रहना है, ठीक है, ताकि सामने वाले को लगे भैया आदमी जो है फ्रेंडली रहेगा, हम कुछ पूछ लेंगे तो वो चिल्लाएगा नहीं हमको, ठीक है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, तो अवॉइड स्पीकिंग विथ योर बैक टर्नेड और लुकिंग एट द फ्लोर और सीलिंग एज इट कम्युनिकेट इन डिसइंटरेस्ट। मतलब क्या कि देखो जब भी आप अपना कम्युनिकेशन दे रहे, मतलब लोगों बोल रहे रहोगे, आप बातचीत कर रहे रहोगे, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे रहोगे, उस टाइम पर आपको क्या करना है कि जब भी आप मान लो सामने किसी को बता रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उस टाइम पर बार बार आपको पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। पीछे मुड़ मुड़ के क्यों नहीं देखना है, तो देखो बेसिकली देखो जब भी आपने देखा होगा फिल्मों में कि जब मीटिंग चली रहती है उसमें प्रेजेंटेशन चल रहा रहता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, देखो टेबल के ऊपर एक बेसिकली प्रोजेक्टर लगा रहता है, सामने एक पर्दा रहता है जिसके ऊपर प्रोजेक्टर चल रहा रहता है, प्रेजेंटेशन चल रही रहती है, ठीक है, और आदमी जो रहता है उसी प्रेजेंटेशन के हिसाब से बताता रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो अगर मान लो पीछे प्रेजेंटेशन का वो मतलब बेसिकली प्रोजेक्टर आ रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन, और आप आगे बोल रहे हो, ठीक है, तो अगर आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख देख के अगर बोलते हो तो लोगों को ये लगता है कि देखो ये आदमी जो है जो मतलब प्रेजेंटेशन दे रहा है इसको सारी चीज़ें आती नहीं है, ठीक है, ये बार बार देख रहा है फिर हमको बता रहा है, इसको खुद कुछ आता ही नहीं है। तो ये एक तरीके से दिखाता है मतलब लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और ये भी दिखाता है कि इस आदमी को भी उतनी चीज़ें नहीं आती है इस टॉपिक के रिलेटेड, और ये बार बार पीछे देख देख के बता रहा है हम लोग को। तो ये मतलब एक तरीके से खराब इंप्रेशन डाल देता है। तो इसलिए आपको बार बार पीछे देख देख के नहीं मतलब आपको बोलना है लोगों के सामने, प्रेजेंटेशन बार बार पीछे देख देख के नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको बार हम लोग की मतलब बोलते बोलते एक हाथ हिलाते रहते हैं भैया, मतलब समझ कुछ आ नहीं रहता कभी कभी, तो हम लोग बार बार ऊपर नीचे दाएं बाएं से मुंडी हिलाते हिलाते बोलते रहते हैं। तो ये एक तरीका डिसइंटरेस्ट दिखाता है कि आपको टॉपिक बताने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो, ठीक है, मतलब आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि आप बार बार नीचे देख रहे हो, ऊपर पंखे की इधर देख देख के बोल रहे हो,
बार बार मतलब ऐसे सिर खुजाते हुए, मतलब ये एक तरीके साइंस रहते हैं कि आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक से रिलेटेड, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, अवॉइड करना है ये सारी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरी चीज़ क्या बताई गई है कि मूव अराउंड द रूम टू इंक्रीज इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस। मतलब क्या कि देखो आप जब अपना प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है, तो हो सकता है मान लो स्टार्टिंग में आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप बीच में खड़े हो, ठीक है, प्रोजेक्टर के बीच में खड़े थे, अब आप लेफ्ट में चले गए, मतलब रूम के लेफ्ट में चले गए, मतलब जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन मान लो स्क्रीन है तो उसके लेफ्ट में चले गए, ठीक है। अब क्या होगा, आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह खड़े होकर प्रेजेंटेशन दो, ठीक है। एक ही जगह आप खड़े होकर प्रेजेंटेशन देते हो तो थोड़ा ये मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। लेकिन अगर मान लो आप हिलते डुलते रहते हो, ठीक है, आप लेफ्ट में खड़े थे, आप चलते चलते राइट में चले गए, फिर वापस से चलते चलते लेफ्ट में आ गए, फिर अचानक से आप बीच में खड़े हो गए, फिर वापस से आप लेफ्ट में चले गए, धीरे धीरे चलते चलते, ऐसा नहीं कि भाग भाग के जा रहे हो, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ये एक तरीके का इंटरेक्शन थोड़ा सा बढ़ा देता है, लोग आपको बस ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और बेसिकली इसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है कि आदमी जब कुछ हिलता डुलटा देखता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ फोटो की जैसे एकदम एक ही जगह पर रहती है तो आदमी उसका ऊपर उतना फोकस नहीं दे पाता, उतना ध्यान नहीं देता है उतना, ठीक है। तो इसलिए आपको भी यही करना है कि आपको रूम जो भी आपका कमरा रहेगा जहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहो, ठीक है। और हिलने डुलने से ये होता है, देखो अगर मान लो आप लेफ्ट में खड़े हो, ठीक है, तो लेफ्ट में खड़े रहोगे तो लेफ्ट में जितने भी लोग रहेंगे उनको ये लगेगा भैया ये हमको बता रहा है, ठीक है। अब आप मूव करके राइट में चले गए तो राइट वाले को भी इंटरेक्शन उनके साथ में भी हो जाएगा, उनको लगेगा ये हमको अच्छे से बता रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब हिलोगे डुलोगे तो लोगों को मतलब ज़्यादा इंटरेक्ट आपके साथ कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको रूम के अंदर हिलते डुलते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि जो भी आप चीज़ बता रहे हो लोगों को वो उन चीज़ों को समझ पा रहे कि नहीं, मतलब आप इन्फॉर्मेशन फेंके जा रहे हो, बताते जा रहे हो तो उसे पकड़ पा रहे कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आपकी ऑडियंस जो रहेंगे वो समझ पा रही है कि नहीं समझ पा रही है, आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। और ये भी समझना है कि मतलब जो भी चीज़ समझ रही है, ठीक है, कि मान लो आपने जो भी चीज़ बताया उसके साथ वो कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं, हाँ भाई ये आपने एग्जांपल दिया तो समझ गए कि नहीं समझे, आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ हमें क्या करनी है, तो नेवर फिनिश अदर सेंटेंस और रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। मतलब क्या कि अगर मान लो आपने कुछ चीज़ बोली, ठीक है, देखो हम अगर इस तरह से अगर बिजनेस करते हो और आगे इस तरह से होगा तो हमारा बिजनेस आगे बहुत ज़्यादा चलेगा और सेल्स बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, आपने बोल दिया। अब उसमें हो सकता है कोई आदमी बोल दे कि नहीं अगर मान लो इस तरह से नहीं हुआ तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे टाइम पर अगर हो सकता है आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उसका आंसर दे दो कि देखो नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, नहीं तो दूसरा आंसर ये रहेगा कि मान लो आपको आंसर नहीं पता, ठीक है, कि भैया इसका आंसर क्या होगा, अगर नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बोल दो नहीं ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, और वो बोले नहीं हो गया तो उसके बीच में बेसिकली एक आर्गूमेंट हो सकती है, बोलोगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बोलेगा हो गया तब क्या करेंगे, तो आप बोलोगे नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे टाइम पर ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर हो गया तब क्या करेंगे, आप बता नहीं रहे हो, तो आपको कभी क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ नहीं एंड करना है कि भैया मान लो उसने पूछा कि अगर हो गया तब, आप बोल दिया अगर नहीं हुआ तब बता तब क्या होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं, यही बेसिकली ये पॉइंट का कहना है, ठीक है। कि कभी भी क्वेश्चन को एंड नहीं करना है क्वेश्चन के साथ में ही, आपको उसके साथ एक आंसर एक रिप्लाई दे देने के, अगर हो गया मान लो उसने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, तो आप बता दोगे कि अगर ऐसा हो गया तब हम ये करेंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप बोल दो कि ऐसा हो गया तो उसके बारे में तो अभी तो मुझे नहीं पता बट जल्दी मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी, ठीक है। तो बेसिकली आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे देना है, नहीं पता तो उसके बारे में सॉरी बोल देना है, नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो आगे बढ़ते जाना है प्रेजेंटेशन को, ठीक है। तो ये चौथी चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चंस को क्वेश्चन से ही एंड नहीं करना है, उसका रिप्लाई देना है, रिस्पॉन्स करना है। पांचवी चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि प्लान रिस्पॉन्सेस आफ्टर अदर हैव फिनिश्ड स्पीकिंग एंड नॉट विल दे आर स्पीकिंग। मतलब क्या कि देखो मान लो सामने वाला आपको कुछ बता रहा है, ठीक है, आपने मान लो फैक्ट्स सारी चीज़ें बता दी कि देखो ये चीज़ करेंगे, सामने वाला मान लो उसको उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख गई तो वो अपनी बात बता रहे हैं, देखो अगर ऐसा हो गया तो अब हम लोग ये कर सकते थे लेकिन आपने ये बताया है, इसकी वजह से हो सकता है हमारे फ्यूचर में ये हो गया, तो वो मान लो अपनी बात बता रहा है। अब ऐसे टाइम पर दो तरीके, देखो कई बार होता है ना हम लोग कि मान लो सामने वाला कुछ बोल रहा रहता है तो हम आधी उधरी बात सुन के ही उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर देते, मतलब क्या मतलब रहता है ना एक आधी उधरी बात सुन के रिएक्ट करने लग जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। अगर मान लो सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को पूरी हो जाने दो, खत्म बोल मतलब सारी चीज़ें बोल देता है, तब आपको जो भी रिस्पॉन्स करना रहेगा अपना रिप्लाई देना रहेगा तो वो बोलना। उस टाइम पर आपने सोचना, मान लो उसने बोल दिया अगर ऐसा होगा जो भी अपना बात था वो उसने बोल दिया, ठीक है, तब आप 2 मिनट नहीं मतलब
10-5 सेकंड रुक जाओ, सोचो इसने जो भी बोला है, उसके बाद उसका रिप्लाई दे दो। अच्छा ऐसा हो गया, तब हम ये करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आप रिस्पांस देने वाले हैं उसका प्लानिंग जो है, मतलब 1-2 सेकंड रुक कर रिप्लाई दोगे, तो आपको पहले नहीं देना है, मतलब स्पीकिंग करने जब वो बोल रहेगा उस टाइम पे नहीं देना है, बोल देगा ख़त्म हो जाएगा तब आपको रिस्पांस करना है, ठीक है। तो ये आपको 5वीं चीज़ याद रखनी है, बोलते टाइम पर आपको कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप से उसकी बातों को सुननी है। उसके बाद देखो 6वीं चीज़ आप ये कर सकते हो कि आपको रिहर्सल करना चाहिए। रिहर्स अंटिल यू आर कंफर्टेबल विथ योर मटेरियल, कंसंट्रेट ऑन द मैसेज नॉट ऑन हाउ यू आर कमिंग अक्रॉस। मतलब क्या कि देखो, जब भी आप किसी भी तरह प्रेजेंटेशन देते हो तो देखो प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हो सकता है उसके अंदर काफ़ी सारे शेयर्स या फिर कंपनी वैल्यूएशन, काफ़ी सारे डाटा रहते हैं, इन्फॉर्मेशन रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर हो सकता है अगर मान लो आप डायरेक्टली जाते हो प्रेजेंटेशन देने, तो हो सकता है आपने उसके रिहर्सल नहीं की है, तो हो सकता है 1-2 चीज़ आप भूल जाओ उसमें से, ठीक है। हो सकता है मान लो आपने कोई डाटा दिया था कि कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, फिर इतनी शेयर्स है हमारी कंपनी की, पिछले महीने की इतनी थी, आने वाले महीने में इतनी हो जाएगी, आपने ये सारी चीज़ें डाली थी, ठीक है। बट आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो आप डायरेक्टली जाओगे तो हो सकता है 1-2 चीज़ आप भूल जाओ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से प्रैक्टिस कर लो, एक रिहर्सल कर लो कि भैया मैं बोलूँगा क्या क्या चीज़, ठीक है। आपने जो जो इन्फॉर्मेशन डाटा मटेरियल इकट्ठा किया है तो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हो प्रैक्टिस आपको करनी है, मतलब प्रेजेंटेशन करने से पहले, ठीक है। आपको प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। और आपको इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि आप क्या मैसेज दे रहे होगे। आपको इसके ऊपर कंसंट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया मैं किस तरह से कंपनी प्रेजेंटेशन देने जाऊँगा, मेरे को लोग किस तरह से देखेंगे, मैं कपड़े अच्छे पहने रहूँगा कि नहीं, ये सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना। आपको बस इतना ध्यान देना है कि मैं क्या मैसेज दूंगा, क्या लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। और अच्छी चीज़ बताऊंगी, खराब चीज़, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना आपको, ये चीज़ में नहीं कि भैया मेरे को लोग किस तरह से देखेंगे। ओके, तो ये आपको 6वीं चीज़ करनी है। उसके बाद देखो 7वीं जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि रिड्यूस योर टेंशन बिफोर प्रेजेंटेशन बाय परफॉर्मिंग सम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। कि मतलब आप जब भी अपने मतलब प्रेजेंटेशन देने जाओ तो होता है, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन जो रहता है वो बड़े बड़े लोग रहते हैं आपके मीटिंग के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उस टाइम पे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत घबराहट रहे, टेंशन रहे, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो। रहता है ना कोई भी प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी हम लोग स्पीच देने जाते हैं तो उससे पहले हम लोग थोड़ा ऐसे लंबी लंबी सांसें ले लेते हैं, ऐसे लंबी लंबी सांसें ले लेते हैं ताकि मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाए हम लोग। तो वही सारी चीज़ आपको करनी है कि आप चाहो तो कोई भी मतलब टेंशन को दूर करने के लिए मतलब जो भी एक्सरसाइजेस रहते हैं, जैसे कि मेंटली आप ये विजुलाइज कर सकते हो कि भैया मैं कमरे के अंदर हूँ, मैंने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया अच्छी तरीके से, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी और लोग तालियां बजा रहे, अब सब बढ़िया बढ़िया हो गया, ठीक है। आप ये मतलब विजुलाइज कर सकते हो कि मैं किस किस तरीके से लोगों को बताऊँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा, आप अपने मन में सोच सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे कि पानी पी सकते हो बोलने से पहले, मतलब जा रहे हो प्रेजेंटेशन देने से पहले तो थोड़ा पानी पी लो, ठीक है, ताकि मतलब गला वाला सूखे ना आपका, और आपको थोड़ा बहुत टेंशन भी कम होता है पानी पीने से। उसके बाद आप डीप ब्रीथ ले सकते हो, मतलब सांसें लंबी लंबी ले सकते हो ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो। आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, जैसे थोड़ा बहुत मसाज वसाज भी रहता है, तो वो नॉर्मली नहीं किया जाता, उतने पैसे नहीं है लोगों के पास कि चलो मसाज करवा के आते हैं, प्रेजेंटेशन देने जाना है। बट चाहो तो वो भी कर सकते हो भैया, थोड़ा बहुत मसाज वसाज करवा लो बॉडी पार्ट्स के, कि आपके शरीर का टेंशन कम हो जाए, ठीक है। और इसका बेस्ट तरीका होता है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाता है तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है, ठीक है। एंड जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाओ तो आपको जाने से पहले ये कहना चाहिए चलो आई कैन डू इट, ठीक है भैया मैं कर दूंगा, ठीक है। और ये थोड़ा कहने में थोड़ा मतलब फनी जैसा लगता है कि आई कैन डू इट, मैं कैसे बोलूँ अपने आप से, थोड़ा फनी टाइप में लगता है। बट ये बोलने से क्या होता है कि दिमाग को एक मैसेज आता है कि भैया मैंने बोल दिया कि आई कैन डू इट, इसका मतलब क्या, अब भैया मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया मतलब क्या, अब किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलना चाहिए आई कैन डू इट। इससे ये होता है कि हमारे दिमाग को मैसेज जाता है कि अब हम तैयार है, रेडी है काम को करने के लिए। ओके, तो ये बोल देना चाहिए, मतलब काम जो भी आप काम करने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो उससे पहले ये बोल दो कि आई कैन डू इट, अब मैं कर दूंगा ये। ओके, तो ये आप 7वीं चीज़ कर सकते हो। उसके बाद देखो 8वीं चीज़ जो है आपको करनी रहती है जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो, तो वो रहता है ऑलवेज अलॉट टाइम एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर क्वेश्चन। मतलब क्या कि देखो जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मान लो आप सारी भाषण दे रहे हो कि देखो ऐसा ऐसा हम करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, अपने भाषण दे रहे हो, ठीक है। 1 घंटे का मान लो आपको टाइम मिला था, 1 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन खत्म करनी थी आपको। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करो कि देखो 1 घंटे का प्रेजेंटेशन खत्म होने वाला था, तो मान लो अब 50 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो 50 मिनट के अंदर ही आपको प्रेजेंटेशन खत्म करना है, थोड़ा बहुत टाइम आपको बचा लेना है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत टाइम क्यों बचा लेना है, क्यों देखो थोड़ा बहुत टाइम बचाने से क्या होता है कि अगर मान लो जैसे मान लो आपने सारी बातें बोल दी, अब कुछ लोग होंगे
जिनको हो सकता है आपकी बात कुछ गलत लग जाए या फिर उनको कुछ डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो वो उस बचे हुए टाइम में आपके जो भी उनके अंदर क्वेश्चन आए होंगे तो वो पूछ पाएंगे, ठीक है, और फिर आप भी उन क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। इसलिए आपको थोड़ा बहुत टाइम जो है मतलब प्रेजेंटेशन के खत्म होने से पहले थोड़ा बहुत टाइम आपको बचा लेना है उन क्वेश्चंस के लिए। ओके, एंड अब मान लो जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन खत्म कर दी और थोड़ा बहुत आपने टाइम भी बचा लिया, ठीक है, कि चलो अब क्वेश्चन पूछने का टाइम है, तो उस टाइम पर आप अपने से मान लो आपने एक दो क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, कि देखो अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हो सकता है मे बी ये भी क्वेश्चन ये भी चीज़ें हो पाएगी फ्यूचर में, हो सकता है ऐसा भी हो जाए, तो आपने एक दो क्वेश्चन पूछ डाले, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप 6 सेकंड का पॉज ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा फिर आपने एक दो बात और बोल दी उसी में, दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया। आप क्वेश्चन पूछना, कोई भी मान लो आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि देखो आपके इस बारे में क्या भी क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, अब 6 सेकंड का आपको पॉज ले लेना है, ठीक है, 6 सेकंड रुक जाना है आपको, ताकि जो जितने भी मतलब पब्लिक लोग रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे, वो उस टाइम तक मतलब थोड़ा बहुत सोच सके आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि भैया आपका क्या ख्याल है इस बात पर, ठीक है, हमने जो आपको प्लान अपना जो बताया, प्रेजेंटेशन दिखाया, तो लोग अब सोचेंगे थोड़ा बहुत हाँ भाई ये सही बोल रहा है, तो लोग फिर अपना रिप्लाई दे देंगे वो 6 सेकंड बाद कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, ये ठीक, अच्छा आइडिया है, ठीक है, इसकी वजह से तो हमारा सेल्स बढ़ जाएगा, आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए हो, वाह क्या बात है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो मतलब क्या है कि बेसिकली कि आप जब भी थोड़ा बहुत टाइम बचा लेना आपको प्रेजेंटेशन के लास्ट में, और उस टाइम में आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, और वो क्वेश्चन पूछने के बाद आपको 6 सेकंड का पॉज ले लेना, ताकि जो भी पब्लिक लोग रहेंगे उनको बेसिकली वो सोच पाए कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, और उस हिसाब से फिर रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। और उसी टाइम में वो भी चाहे तो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लो उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी जब क्वेश्चन पूछे तो आप उनका रिप्लाई दे पाए। तो इसलिए आपको कुछ टाइम बचा लेना है अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, मतलब खत्म होने से पहले थोड़ा बहुत 10-15 मिनट बचा लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो 9वीं जो चीज करनी है आपको वो है कि व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड रिपीट इट टू इंश्योर दैट एवरीवन हियर। मतलब क्या है, देखो जैसा मान लो कि आपने थोड़ा बहुत लास्ट में टाइम बचा लिया, ठीक है, अब आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि भैया आपको सबको सहमति तो है ना, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, तो अब उसमें से किसी ने पूछ लिया कि हाँ भाई मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है, उसने वो आपने पूछा क्या प्रॉब्लम है, उसने बोल दिया देखो अगर आपने ये सारे प्लान तो हमको बता दिया, लेकिन अगर ऐसा हो गया तब, मतलब मान लो सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि कुछ मतलब प्रॉब्लम से कोई भी मतलब डिसएग्री है, मान लो आपसे सहमत नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन अगर मान लो सामने से आया है, तो आपने जैसे अब मान लो सामने वाले ने पूछा ऐसा ऐसा हो गया तब बताओ क्या करोगे आप, ठीक है, तो आपको एक बार बेसिकली जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार रिपीट कर देना है, ठीक है, कि अच्छा आपने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया तब हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। रिपीट करने का पीछे लॉजिक क्या है, देखो बेसिकली रिपीट हम इसलिए करते हैं, हो सकता है कभी कभार क्या होता है कि अगर मान लो सामने वाला कुछ बोलता है तो हम गलत सुन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत शोर शराबा रहता है, या फिर थोड़े बहुत रहते हैं कि हम अगर मान लो सामने वाला धीरे धीरे बोल रहा है, ज़्यादा तेज में नहीं बोल रहा है, तो कई बार होता है हम कुछ वर्ड्स को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको कुछ गलत मीनिंग समझ लेते हैं, सामने वाला कुछ हमको लगता है कुछ और पूछ रहा है और हम कुछ और ही चीज़ का रिप्लाई दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक तरह से बेइज्जती हो जाता है कि भैया ये पूछा क्या था, देखो रिप्लाई क्या दे रहा है, ये इसको सुना ही नहीं देता ढंग से। इसलिए ये कन्फर्मेशन के लिए सही रहता है कि भैया मतलब सामने से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपने एक बार मतलब उसको रिपीट कर दिया, अच्छा आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि ऐसा हो गया तब हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। और इससे ये भी होता है कि बाकी के जो लोग होते हैं उनको भी समझ आ जाता है कि अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कितने सारे लोग होते हैं जो मतलब इधर उधर उनका ध्यान रहता है, तो वो भी समझ जाते हैं अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप देखो क्या रिप्लाई देता है। तो आपको एक बार रिपीट कर देना है उसको, उस क्वेश्चन को, ताकि सब लोग उसको सुन सके। उसके बाद जब भी आपको आंसर बेसिकली जब भी आप आंसर दो तो आपको आंसर डायरेक्टली दे देना कि अच्छा ये देखो अगर आपने पूछा है तो इसका आंसर ये है कि बेसिकली हम तब उस टाइम पर ये काम करेंगे, ठीक है, ताकि जो एंटायर ऑडियंस होगी वो सारी चीज़ें समझ पाएंगी और रिलेट कर पाएंगी, मतलब जो क्वेश्चन जो है और वो मेन पॉइंट जो भी हमारा है उससे, कि हाँ भाई जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारे मेन टॉपिक से भी मिलता जुलता है और उस प्रॉब्लम को ये जो आंसर दिया गया है वो सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो आपको इस तरह के सवाल का जवाब दे देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें बता देनी है ताकि बाकी के लोग भी समझ पाए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है हमारे प्लान के अंदर तो उस टाइम पर हम लोग ये काम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एक लास्ट जो चीज़ करनी रहती है आपको प्रेजेंटेशन के अंदर, मतलब अपने ह्यूमन एलिमेंट्स को अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए, तो वो ये रहती है कि आंसर इन 10 to 40 सेकेंड एज शॉर्ट वंस सीम एड्रप्ट एंड लॉन्गर वंस अपीयर एलेबोरेट। मतलब क्या है देखो जैसे कि अगर मान लो कि आपसे सामने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है,
कि अगर मतलब वो सेम वही वाला क्वेश्चन कि देखो अगर ऐसा ऐसा हो गया तब बताओ क्या करोगे, तो अपनी कंपनी के अंदर डूब गया तब क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्या करोगे आप लोग कि आप ज़्यादा देखो, बेसिकली देखो कभी भी कोई क्वेश्चन, तो अगर हम 10 से लेकर 40 सेकंड के बीच का अगर टाइम लेते हैं तो ये एक अच्छा टाइम माना जाता है। क्यों देखो, अगर मान लो सामने वाले से आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब सामने वाले ने अगर क्वेश्चन पूछा और मान लो आपने 2 ही सेकंड में रिप्लाई दे दिया, ठीक है, तो इस ये क्या दिखाता है बेसिकली, ये मान लो सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, आपने 2 सेकंड में रिप्लाई दे दिया, तो ये दिखाता है कि सामने वाले का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही बेकार था। तो एक टाइप से देखोगे तो उसकी बेइज्जती हो जाती है जो भी क्वेश्चन पूछा रहता है। तो इसलिए कभी भी जब भी सामने वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको 10 सेकंड का पॉज ले लेना चाहिए कि भैया जो भी क्वेश्चन पूछा है 10 सेकंड रुक जाओ। मतलब उसने मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो आप मतलब 10 सेकंड के लिए चुपचाप हो गए, ठीक है, आप सोच रहे हो। अब सामने वाले को भी ये फील होगा भैया मैंने मतलब कुछ मस्त क्वेश्चन पूछा है, अब सामने वाला फंस गया, उसको मतलब फीलिंग होना चाहिए अंदर से, वो भी खुश होना चाहिए कि भैया मैं अच्छा क्वेश्चन पूछा हूँ, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद आप 10 सेकंड के अंदर मतलब कह सकते हो 10 सेकंड का आपको टाइम लेना, 10 सेकंड तक आपको रिप्लाई दे देना है, ठीक है। ये नहीं कि 1 ही 2 सेकंड में रिप्लाई दे देना है, 10 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई दे देना है, ठीक है। और ये मतलब बेसिकली अगर आप 10 सेकंड के अंदर रिप्लाई दे देते तो ये माना जाता है कि मतलब आपको आंसर आता था, बहुत जल्दी आपने दे दिया, ठीक है। और अगर आप 40 सेकंड तक का टाइम ले लेते हो आंसर देने के लिए, मान लो आप 10-15 सेकंड तक चुप थे, कुछ नहीं बोले, और फिर उसके बाद 20 से लेकर 40 सेकंड तक ने आपने सारे आंसर दे दिए, ठीक है, मतलब 40 सेकंड तक आपने आंसर को कंप्लीट कर दिया, दे दिया, लोगों को बता दिया आपने। तो ये दिखाता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको आपने केयरफुली समझा, अच्छे तरीके से ढंग से समझ लिया, उसके बाद आपने ध्यान से सारी चीज़ों को समझा दिया सबको। तो मतलब ये मतलब काफ़ी अच्छा फील दिलाता है। ओके, सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो बेसिकली इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि देखो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो जो हमारी अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पर तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, कोई बड़ा डाउट रहता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। एंड देखो इस वीडियो का जो बेसिकली PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से PDF इस लेक्चर का। सो अगर आपको स्टडी के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाना, दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना एंड टेलीग्राम पे हमें वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। सो बेबी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एंड देखो अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बेबी प्लेलिस्ट आ गई होगी बिजनेस कम्युनिकेशन सेमेस्टर 2 की, तो यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट जो वीडियो है वो आ गई होगी। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।